नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 38वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम संघीय शासन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली को समझने का प्रयास हमने अपने पिछले व्याख्यान में किया। उसमें हमने समझा कि किस प्रकार हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया जाता है। दो प्रकार की प्रणालियाँ राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयोग की जाती हैं। जिस प्रकार की हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली को समझा, जिस प्रकार की यूएसए एवं रसिया जैसे देशों में इसको अपनाया जाता है, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे संघीय शासन प्रणाली का। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या बात होती है, इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि संघीय शासन प्रणाली में कई जो राज्य होते हैं उन राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाता है और उसी संघ के अनुसार जो हमारा संविधान होता है, संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सभी राज्यों पर होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जैसे जो छोटे छोटे से राज्य होते हैं उन राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्य हैं और इन सभी राज्यों को मर्ज कर एक देश के रूप में स्थापित किया गया है। और जो हमारा संविधान है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संविधान के हिसाब से या हमारी पार्लियामेंट के हिसाब से जो भी कानून बनाए जाते हैं वह संपूर्ण देश में लागू होते हैं। जो कि हम देख सकते हैं यह देश का जो नक्शा है यहाँ हमारे पास है। संपूर्ण देश में आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे बिल लाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी स्कीम लाई जाती है, वह सारे देश में इम्प्लीमेंट होती है। तो यहाँ से आप संघीय शासन प्रणाली की विशेषताओं को समझ सकेंगे, इसके फीचर्स को समझ सकेंगे। और इस व्याख्यान के माध्यम से जो भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो भी टर्म्स इसके बारे में यूज होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। संघीय शासन प्रणाली। अब सबसे पहले आप संघ को समझ लीजिए कि संघ होता क्या है। इसमें विभिन्न राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है तो उसे संघ कहा जाता है। जब विभिन्न प्रकार के राज्यों द्वारा एक संघ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में जो कि 27-28 जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हमारा देश या संघ बना हुआ है। उसी प्रकार 50 राज्यों को मिलाकर अमेरिका में एक संघ बना हुआ है जिसे अमेरिका राज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार हम संघ को समझ चुके हैं। इसी को सामान्य भाषा में फेडरल सिस्टम कहा जाता है। जो संघीय व्यवस्था होती है उसको अंग्रेजी भाषा में फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उदाहरण के रूप में इसलिए लिया जाता है क्योंकि लगभग भारत के आज़ाद होने से पहले 150 से भी ज़्यादा वर्ष पहले यहाँ स्वतंत्र हो चुके थे और जो अमेरिकी क्रांति 1885 में संपन्न हुई थी, उसके बाद यह अपना जो भी संविधान था उसके द्वारा अपने शासन व्यवस्था को चला रहे थे, जो कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली के अनुसार अपने कार्यों को कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं संघीय प्रणाली को। हमने संघ को समझा कि संघ में किस प्रकार राज्यों को मिलाकर एक फेडरल या वो संघ का निर्माण किया जाता है। और हम देख सकते हैं संघीय प्रणाली। फेडरल लैटिन भाषा का एक शब्द है। जो फेडरल होता है इसका अर्थ होता है संघ। तो संघ जो फेडरल है वह लैटिन भाषा का शब्द है जिसे फ्यूदस शब्द से निकाल कर लाया गया है और फ्यूदस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। जिस प्रकार हमने देखा कि इतिहास में दो राजाओं की लड़ाई होती थी और लड़ाई होने के पहले व बाद में किसी भी तौर पर जन धन की हानि ना हो उसके लिए संधि कर ली जाती थी। तो उस संधि से आप यहाँ पर तात्पर्य लगाया जाता है कि जैसे कि राज्य होते थे बहुत सारे राज्य, इन सब राज्यों के बीच एक संधि या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU होता था उसके अनुसार एक संघ बनाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, फेडरल कहा जाता था। और जो फ्यूदस जो शब्द निकल कर आया उसका शाब्दिक अर्थ होता है संधि या समझौता। संघ के अनुसार जो कार्य करती है उसे संघीय प्रणाली कहते हैं। यानी संघ के में जो संघ बनाया जा चुका है, जो फेडरल सिस्टम बनाया जा चुका है, इसके अनुसार जो सरकार कार्य करती है उसे संघीय प्रणाली कहा जाता है। अब हमने संघ तथा संघीय प्रणाली को परिभाषित करके इसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके उदाहरण को हम समझें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि देश में यूनिटरी देशों के उदाहरण हैं। अभी हमने समझा
कि जो संघीय देश हैं। और अब हम एकल देशों की बात करें जहाँ पर एक ही राज्य को देश के रूप में मान लिया जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि ऐसे देश हैं जहाँ पर एकल व्यवस्था लागू की जाती है। यहाँ पर एक पूरे देश को मतलब एक बाट टाइप में बांट के या छोटे छोटे से हिस्सों को बांट के एक राज्य का निर्माण किया जाता है। यहाँ कोई विशाल राज्य नहीं होते जिस प्रकार की भारत में होते हैं। तो इन देशों में यूनिटरी यानी एकल सरकारी व्यवस्था को चलाया जाता है। यहाँ पर एकल सरकार हुआ करती है, केंद्र होता है, संसद होता है और संसद के हिसाब से व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। और फेडरल सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे कि केंद्र और राज्य को लेकर व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। हम देख सकते हैं राज्यों की संख्या बहुत सी होती है और एक केंद्र में एक सरकार बना दी जाती है तथा केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं वह यहाँ पर राज्य में इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन और हम वास्तविक तौर पर देखें तो यहाँ पर भी जो राज्य होते हैं उनकी भी अपनी एक सरकार होती है और केंद्र की अपनी सरकार होती है। जैसे ही वहाँ पर केंद्र में जो व्यवस्थाएं होती हैं, लोकसभा व राज्यसभा होती हैं, उसी प्रकार राज्यों के पास भी अपनी राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद हुआ करती है। तो इस प्रकार की बातों को हमने अपने पिछले व्याख्यान में, जो कि संसदीय शासन प्रणाली का वो व्याख्यान था, उसमें समझा है। और अभी हम समझ रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली को। आगे देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में जो कि संसद है या जो संघ है उसकी बात को हम बात करते हैं कि इसके क्या फीचर्स रहे। कि भारत में जो राज्य व्यवस्था है वह दोनों प्रकार की शामिल की गई है। यानी हम लोगों ने कुछ फीचर्स एकल व्यवस्था से भी यानी यूनिटरी नेचर से लिए हैं और कुछ प्रावधानों को हमने संसदीय शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन से निकल कर आई उनसे लिए हैं और कुछ अमेरिका से भी इनको एक्वायर किया है। आगे देख सकते हैं सामान्य स्थिति में भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप दर्शाती है। यानी सामान्य स्थिति में जब कोई भी प्रकार के विरोधाभास की नीति निकल कर नहीं आती, शांतिपूर्ण जब हम अपना शासन करते हैं तो यहाँ पर संसदीय नेचर को दिखाई देता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिटेन की तरह संसदीय नेचर को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो यहाँ की व्यवस्था को एकल हो जाती है। यानी जब आपातकाल की स्थिति आती है तो संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती हैं और केंद्र के द्वारा संपूर्ण राज्य का या देश का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह दोनों प्रकार के फीचर्स को दर्शाता है। यह एकल यानी यूनिटरी फीचर्स को भी दर्शाता है और यह जो कि संघीय व्यवस्था या फेडरल नेचर को भी यह दर्शाता है। तो हम देख सकते हैं अतः हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दोनों प्रकार के प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया गया है। हमारे देश की राज्य व्यवस्था विभिन्न नामों से जानी जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमने दोनों चीज़ों को अपने यहाँ पर दोनों फीचर्स को शामिल किया उस प्रकार इसमें नाम भी चेंज हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी। इन तीन प्रकार के नामों से हमारे यहाँ की सरकार को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य प्रोविंस नाम से बोला जाता है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूर्व से ही जब वह अंग्रेज यहाँ पर हुआ करते थे तो राज्यों को यह प्रोविंस बुलाया करते थे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ इसके बाद हमें राज्य के रूप में दर्जा मिला। यहाँ पर जो भी स्टेट थे उनको राज्य बोला गया। ब्रिटिश काल में राज्यों को प्रोविंस बोला जाता था। भारतीय संघीय प्रणाली को क्वाज़ी फेडरल प्रणाली कहा जाता है। यानी हमने दोनों प्रकार के फीचर्स को अपने संविधान में शामिल किया, यूनिटरी तथा फेडरल फीचर को जैसे ही हमने शामिल किया तो यहाँ पर क्वाज़ी फेडरल भी हमारी प्रणाली को कहा जाता है, जो कि संघीय तथा एकल राज्य व्यवस्था को सम्मिलित रूप है, इसलिए इसको फेडरल प्रणाली कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब एकल तथा संघीय प्रणाली के बारे में आपने जानकारी ली तथा इसकी जो विशेषता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इसके डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। यह 2 स्तर की सरकार होती है। वर्तमान में यह राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय हो चुकी है। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखें कि यह दो स्तरीय सरकार की बात करती है, जहां पर केंद्र व राज्य की बात होती है। और भारत में वर्तमान में हम देख सकते हैं कि 1994 के बाद जो संशोधन निकल कर आया तो इसमें हम देख सकते हैं कि
1992 और 1993 में जो भी निकल कर आया, इसमें हम देख सकते हैं कि 3 टायर सिस्टम की बात की गई, जहां पर हम देख सकते हैं केंद्र, राज्य व इसके अलावा ग्राम पंचायत व नगर पालिका को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यह 3 टायर सिस्टम की बात यहाँ पर की जाती है। यह एक स्तर की होती है, यहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, सारी पॉपुलेशन को एक स्तर पर लाया जाता है। एकल राज्य व्यवस्था का यह उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत होता है। इसमें राजनीतिक शक्ति का बंटवारा होता है, यानी हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र के पास अलग होती हैं, यानी केंद्र व राज्य सूची को 2 विषय बना दिए गए हैं, तथा जिसमें राज्य सूची उसमें होती है उसमें राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची के विषय में केंद्र कानून बनाता है। इसमें सभी शक्तियाँ केंद्र के समक्ष निहित होती हैं। तो इसमें हमने वैसे ही समझा कि जो भी शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसके प्रावधान संविधान में लिखे होते हैं, इसके प्रावधान लचीले होते हैं, यानी कभी भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है और आसानी से इनको बदला जा सकता है। और जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें संविधान में जो भी संविधान के अनुसार जो भी बातें इसमें लिखी हुई होती हैं या उसमें संशोधन करके जो बातें जोड़ी होती हैं उसके द्वारा कानून को चलाया जाता है। यह 2 प्रकार के स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, केंद्र के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं, राज्य के लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था एक कानून के हिसाब से चलती है, यानी एक प्रकार का ही कानून होगा और संपूर्ण देश में इन व्यवस्थाओं को चलाया जाएगा। यहाँ पर संविधान को प्राथमिकता दी जाती है, यानी हम देख सकते हैं कि जो संघीय शासन प्रणाली होती है इसमें संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है, यानी प्रधानता दी जाती है। और यह यहाँ पर संसद को प्रधानता दी जाती है, यानी जो संसद द्वारा नियम कानून बना दिए जाते हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। यहाँ पर निर्णय संसद की सहमति से ही लिए जाते हैं। आगे देखते हैं संघीय राज्य व्यवस्था में हम देखें तो संघीय राज्य व्यवस्था में जो फीचर्स हैं इसमें अलग अलग देशों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो कि संघीय शासन प्रणाली है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि हम अमेरिका और स्विट्जरलैंड का उदाहरण देखें तो यहाँ पर जो राज्य होते हैं उनको कैंटन्स बुलाया जाता है और कनाडा में प्रोविंस बुलाया जाता है। कनाडा भी पूर्व में जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था, इनका उपनिवेश रहा करता था, तो कनाडा में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्य को प्रोविंस बुलाया जाता है और उनके द्वारा प्रोविंस यूज किया जाता था, अतः इन्होंने अपने नाम को परिवर्तित नहीं किया। रसिया में राज्यों को रिपब्लिक बुलाया जाता है। अमेरिका को विखंडित राज्यों का संघ कहा जाता है, यानी यहाँ के राज्य कभी भी चाहें तो विखंडित होकर किसी दूसरे राज्य में मिल सकते हैं, यानी अपना एक अलग देश के रूप में अपने नाम को भी परिवर्तित कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता होती है। और कनाडा को अखंड राज्यों का संघ कहा जाता है, यानी यहाँ के जो राज्य हैं वह खंडित नहीं हो सकते, वह उसको संघ में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। कनाडा की राज्य व्यवस्था को भारत द्वारा स्वीकार किया गया, अतः भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था चलती है कि हमारे जो राज्य होते हैं ना तो वह किसी दूसरे देश के पास जाकर मिल सकते हैं और न ही वह खुद अपने आप को एक देश के रूप में स्वतंत्र कर सकते हैं। अमेरिका का संघ विश्व का सबसे पुराना संघ माना जाता है। हम देख सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति जो 1875 से 1883 ईस्वी के बीच हुई, इसके बाद यह स्वतंत्र होकर संघ के रूप में स्थापित हो चुके थे। पूर्व में अमेरिका में 3 राज्य हुआ करते थे, यानी जिस समय इनको स्वतंत्रता मिली, जब जो कि अमेरिकी क्रांति समाप्त हुई और जैसे ही ये स्वतंत्र हुए तो उस समय पर यहाँ पर 13 राज्य हुआ करते थे, जो वर्तमान में बढ़ते बढ़ते आज 50 राज्य हो चुके हैं। और जैसे ही यहाँ के आसपास के जो देश थे वह अमेरिका में शामिल होते गए और एक संघ का निर्माण हुआ। 50 राज्यों का यह संघ हुआ करता है वर्तमान में। कनाडा में पूर्व में 4 प्रोविंस या 4 राज्य हुआ करते थे, जो वर्तमान में बढ़कर 10 हो चुके हैं। आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था को स्वीकार किए जाने के पीछे क्या कारण था। एक विशाल देश की व्यवस्था को आसानी से चलाने के लिए, हमारा जो देश है काफ़ी डाइवर्स और विशाल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी यहाँ पर जातियाँ पाई जाती हैं, बहुत से धर्म पाए जाते हैं। एक देश को एक व्यवस्थित रूप से ढालने के लिए इसका प्रयोग किया गया, संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया तथा संघ के रूप में इसको स्थापित किया गया। सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता को संगठित करने के लिए, यानी सामाजिक तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वह बहुत ही पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। संस्कृति हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कहावत भी प्रचलित है कि घाट घाट पर बदले पानी, सवा घाट पर वाणी, यानी हर सवा कोस पर हम यहाँ पर वाणी परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि ऐसी अव्यवस्थित समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया गया। सरकारी सुविधाओं को एक कानूनी व्यवस्था में चलाने के लिए, यानी सरकार की सुविधाओं की दृष्टि से 200 वर्षों का जो शासन अंग्रेजों का चला आ रहा था, इसमें हम संसदीय शासन प्रणाली को समझ चुके थे और अतः उसी को स्वीकार करने के लिए हम लोगों ने इसे आसानी से अपने देश में ढाल लिया। राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय प्रधानता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण राज्य एक व्यवस्था के अनुसार ढालने के लिए, उसको फिट करने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। और क्षेत्रीय प्रधानता को बारे में भी बात की जाती है। जिस प्रकार हमने तीनों सिस्टम के बारे में बात की, जहाँ केंद्र की बात होती है वहाँ पर केंद्र प्रधान होता है, राज्य की बात होती है वहाँ पर राज्य प्रधान होता है। 3 टायर सिस्टम के अंतर्गत जो कि ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को जोड़ा गया, वहाँ पर उनकी क्षेत्रीय प्रधानता की बात होती है। तो क्षेत्रीय प्रधानता को बनाए रखने के लिए संघीय शासन प्रणाली को भी लागू किया गया। यदि हम एकल प्रणाली को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते तो क्षेत्रीय प्रधानता की बात नहीं होती, लोग इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते जो कि यह अपनी क्षेत्रीय प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं भारतीय संघीय प्रणाली में हमारे संविधान को फेडरेशन शब्द का यही प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का संघ दिया गया है। यानी हम देख सकते हैं कि जो फेडरेशन शब्द जो निकल कर आता है, जिसका अर्थ तो होता है संघीय या संघ, लेकिन हमारे संविधान द्वारा कहीं भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी यदि आपसे पूछ लिया जाता है फेडरेशन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो वह आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा फेडरेशन ऑफ स्टेट के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट की सहमति दी गई। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि अमेरिका जो फेडरेशन हुआ करता था, उससे हम लोगों ने जो कि संघ की जो आइडिया है उसको लिया था एवं संसदीय प्रणाली को हमने स्वीकार किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो कि संविधान निर्माता है भीमराव अंबेडकर द्वारा यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को यहाँ पर सहमति दी गई कि यह शब्द हमारे संविधान में लिखा जाना चाहिए। हमारे देश में पहले एक देश के रूप में स्वीकार किया गया, यानी हम देख सकते हैं कि पहले इसको एक देश के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से राज्यों को विभाजित किया गया। जहाँ पर भी एक राज्य को बनाया जा सकता था, हमने उसको राज्य के रूप में दर्जा दिया तथा उसे राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया। हमारे देश में पहले कोई राज्य स्वतंत्र नहीं था, यानी हम देख सकते हैं कि या तो उन राज्यों के ऊपर किसी राजा का शासन हुआ करता था या ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पहले कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं था। देश की स्वतंत्रता के बाद ही यह राज्य निकल कर आए और अपने आप से यह स्वतंत्र हो गए। हमारे देश में किसी भी राज्य के पास शक्ति नहीं है कि वह देश से अलग हो सके। हमारे देश में संघ को महत्व दिया जाता है। अंतरिम शक्ति जो होती है वह केंद्र के पास निहित होती है, यानी केंद्र के पास होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को समझें तो यह द्विस्तरीय सरकार की केंद्र व राज्य में होती है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर द्विस्तरीय सरकार को चलाया जाता है। केंद्र में अलग सरकार होती है व राज्य में अलग सरकार होती है। हमारे देश का लिखित व विशाल संविधान, हम देख सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को एक संविधान द्वारा चलाया जाता है। तो लिखित व विशाल संविधान होने के कारण सारे प्रावधानों को इसमें इस प्रकार रखा हुआ है कि केंद्र व राज्य की व्यवस्थाएं से आसानी से चलाई जा सकें। संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण देश को एक होने की एकता, अखंडता, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और बंधुता की बात करती है। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तावना भी हमारे देश को एक करने का प्रयास करती है। संविधान का लचीलापन एवं कठोर संविधान, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही राज्यों की बात आती है तो राज्यों को एक सामान्य बहुमत यानी 50 से एक अधिक पर यहाँ पर संशोधन करके राज्य को विखंडित कर दिया जाता है, यानी एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है। वहीं हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा कानून होता है जो कि आपसी सहमति से पास नहीं होता, तो उसको पास कराने के लिए वह संविधान की कठोरता यहाँ पर स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में दोनों प्रकार के फीचर पाए जाते हैं, यह अंशतः कठोर व अंशतः लचीला भी कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी भी प्रकार का ऐसा केस आता है जो कि सरकार द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और जनता के हित में नहीं होता, तो यहाँ पर
इस कानून को न्यायपालिका द्वारा नल एंड वॉइड यानी निरस्त घोषित कर दिया जाता है, जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसले सुना देते हैं। बॉम्बई केस 1994 में संघ को और भी अधिक शक्ति प्रदान हो गई। बॉम्बई केस 1994 में न्यायपालिका का एक वर्डिक्ट निकल कर आया। इस केस में संघ और राज्य की संघ को और भी अधिक शक्ति प्रदान कर दी गई। इसमें कहा गया कि संघ जो है वह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी मूल ढांचे को हम समझ सकते हैं कि जहां मूल ढांचे की बात होती है वहां पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः जहां संघ की बात होती है वहां केंद्र में किसी भी प्रकार की सरकार आ जाती है तो वह इस पर संशोधन नहीं कर सकती, इसको परिवर्तित करने का प्रयास नहीं कर सकता। संघ का जो महत्व है वह संघ का महत्व हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान में 368 के अंतर्गत यह नहीं आता। एकल प्रणाली की विशेषताओं को हम यहाँ पर समझ सकें। एकल प्रणाली में जैसे ही हम देख सकते हैं कि भारत में दोनों प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं, तो हम जैसे संघीय शासन प्रणाली है और आपातकाल का समय आता है तो हम एकल व्यवस्था में भी ढाल सकते हैं, यानी यहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो सकती हैं। तो केंद्र यहाँ पर शक्तिशाली होना, ये जो आपातकाल की स्थिति में होता है, इसमें राज्यों को बाहर जाने की शक्ति नहीं होती, यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं होता है कि वह अपने से बाहर जा सके। एक संविधान को संपूर्ण देश में चलाया जाता है, यानी एक संविधान के हिसाब से अब यहाँ पर राज्य कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पर केंद्र कार्य करेगा। या एकल व्यवस्था जहाँ पर यूनिटी नेचर के जो भी संविधान है या देश हैं उन पर यह चीज़ें लागू होती हैं। यहाँ पर संपूर्ण देश में एक ही प्रकार का संविधान चलाया जाता है। राज्यसभा में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन होता है, यानी हम देख सकते हैं कि एकल व्यवस्था में जहां हम केंद्र की बात करते हैं तो जो हमारा भारत देश है यहाँ पर जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वह जनसंख्या के हिसाब से नहीं होता है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि जैसे मान लो एक राज्य के लिए 10 सीटें जो कि इम्प्लीमेंट यहाँ पर 10 सीटें कर दी, तो हम देख सकते हैं किसी राज्य के पास पॉपुलेशन मान लो कि ये 2 करोड़ है और किसी राज्य के पास जो कि जनसंख्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर 20 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 20 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है उसमें 10 सांसद कैसे कार्य करेंगे, यानी 10 सदस्य कैसे कार्य करेंगे। तो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा होता है वह लोकसभा की सीटों का जो बंटवारा होता है वह जनसंख्या के हिसाब से होता है, यानी संपूर्ण देश की जनसंख्या को यहाँ पर वो कर लिया जाता है, काउंट कर लिया जाता है और उसके हिसाब से राज्य की जो भी जनसंख्या है उसका आकलन करके इसको राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। एकल नागरिकता का प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका यानी एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी हम देख सकते हैं जिस प्रकार आपके पास जो वोटर आईडी होता है उसी प्रकार का वोटर आईडी संपूर्ण देश के व्यक्तियों के पास होगा, एक ही प्रकार की नागरिकता आपको दी जाती है। और एकीकृत न्यायपालिका यानी एकीकृत न्यायपालिका में हम देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो भी केस को लेकर जाते हैं, यदि आप वहां से संतुष्ट नहीं होते तो राज्य के पास जा सकते हैं और वहां से भी संतुष्ट नहीं होते तो आप केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका है, यानी यह सब ऑर्डिनेट यानी सबसे ऊपर जो भी वो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है वह उसकी पहुँच आम व्यक्ति से होती है, यानी आम व्यक्ति भी वहाँ पर जा सकता है। समवर्ती सूची में केंद्र को कानून बनाने की शक्ति होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। केंद्र के विषय में केंद्र कानून बनाता है और राज्य के विषय में राज्य कानून बनाता है। और एक समवर्ती सूची हुआ करती है जो दोनों की सम्मिलित होती है, तो इसमें कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होती है। गवर्नर की नियुक्ति केंद्र के द्वारा किया जाना, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं सरकार कोई भी हो लेकिन गवर्नर केंद्र के द्वारा यहाँ पर रखा जाता है, यानी संपूर्ण राज्यों को एक देश के रूप में संगठित करने के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो गवर्नर होता है, जिसे केंद्र का एजेंट भी कई बार कहा जाता है। तो यह हर राज्य में केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। राज्य द्वारा लाए गए बिल पर केंद्र द्वारा वीटो लगाया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको समझना चाहिए कि राज्य द्वारा कोई भी यदि बिल लाया जाता है तो उस पर केंद्र द्वारा वीटो लगाया जा सकता है और जहां पर यह वीटो लगाया जाता है वहां पर किसी भी प्रकार का कानून पारित नहीं हो सकता। एकीकृत चुनाव यानी संपूर्ण देश में एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसके अनुसार यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। आगे देखते हैं।
चलिए आज का व्याख्यान समाप्त होता है और हमने समझा कि एकल संसदीय प्रणाली तथा संघीय शासन प्रणाली में किस प्रकार डिफरेंस होते हैं, किस प्रकार की बातें इसके अंतर्गत की जाती हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी और पॉलिटी से रिलेटिव सारी जानकारी आप प्राप्त कर रहे होंगे। आपसे मेरा यह कहना है कि आप जब भी कोई लेक्चर्स पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप उतनी स्पीड में नोट डाउन नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों को आप पॉज कर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास करें जो कि इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। और खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।